बच्चों आज हम नया नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है गवर्नमेंट बजट। ठीक, आते इधर आ जाओ। गवर्नमेंट बजट पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में हमें पता है कि चैप्टर कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है और 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स में एमसीक्यू बन जाते हैं 2 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, दो तरह के आ सकते हैं इसमें, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए 6 मार्क्स, या 6 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 एमसीक्यू, 6 मार्क्स हो गए ना। तो ये चैप्टर जो है गवर्नमेंट बजट, आपको इसमें ये समझना है गवर्नमेंट जो बजट लेके आते हैं ना हर साल, आपने सुना तो होगा कभी कभी, हर साल बजट लेके आती है गवर्नमेंट फरवरी में, तो उसी बजट के बारे में आपको यहाँ थोड़ा समझना है। देखो पहले तो बजट क्या है, बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट शो करती है सारे आइटम, जिसमें गवर्नमेंट एस्टिमेशन लगाती है, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाती है कितना आएगा कितना जाएगा, मतलब कितने रिसिप्ट होंगे और कितने एक्सपेंडिचर होंगे। हुआ नहीं है अभी, हुआ नहीं है, होगा। रिसिप्ट मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर में पैसा जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में ये शो करती है आइटम वाइज कि हमें कितना कितना पैसा आने वाला है पूरे साल में और कितना कितना पैसा जाने वाला है अलग अलग सेक्टर में। अच्छा, जैसे हमारा अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर होता है, उनको उनके अपने लैंग्वेज में बोलते हैं वो क्या, फिस्कल ईयर, चाहे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही है क्यों ना हो, लेकिन हम क्या बोलते हैं बिजनेस में, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, पर ये क्या बोलते हैं इसको, फिस्कल ईयर। हर देश का एक अपने बजट का नाम भी है। हमारे देश के बजट का नाम है यूनियन बजट। अपने कंट्री के बजट का नाम क्या है, जब भी वो लेके आते हैं ना बजट तो उसको नाम देता है यूनियन बजट आया है। बजट जो है वो प्रिपेयर करते हैं सारे गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारे गवर्नमेंट देश की सरकार जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, आपके जैसे यूपी गवर्नमेंट हो गया, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मतलब जैसे आपके एरिया का सांसद वगैरह जो होते हैं, ठीक है, नगर निगम जो होता है। बजट रिक्वायर्ड द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। बजट को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसकी, वो भी पार्लियामेंट की। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा बजट के बारे में और नॉलेज दूं जो कि बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मेरे को पता होना चाहिए। एक्चुअली जिस दिन बजट आता है 1 फरवरी को, उस दिन लागू नहीं होता, वो लागू होता है वो 1 अप्रैल से। 1 फरवरी को लाने के पीछे मकसद ये रहता है कि उसको ना समय लगेगा अभी लागू होने में, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट जो सत्ता पार्टी है, मतलब जिसकी पार्टी चल रही है, वो जब बजट लेके आती है 1 फरवरी को और पूरे पूरे दिन वो स्पीच चलती रहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना खर्चा होगा, इतना रिसिप्ट होगा, तो उस पर सहमति दिखाया जाता है बाद में पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा कहते हैं हिंदी में। लेकिन लोकसभा उसको अप्रूवल करने से पहले राज्यसभा में भेजती है उस बजट को, सिर्फ डिस्कशन के लिए। राज्यसभा भी होता है एक अलग, वहां भी डिस्कशन होता है। राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन होता है, वहां पे उसके वहां पे वो बोल सकते हैं, मतलब इस पे ये करना चाहिए, उसको ये ठीक कर दो, यहाँ पे इतने रेट की जगह इतना रेट लगा दो, लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर सकते, बस वो क्या कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। फिर वो ओपिनियन घूम के फिर कहाँ आता है, पार्लियामेंट में, फिर से लोकसभा में, लोकसभा में फिर से वो ठीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बजट के अंदर गवर्नमेंट ने, मतलब जिसके पास पैसा है ना, लोकसभा के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, हमारा हमारा पैसा वहीं से जाता है उनके पास, वो खुद भी उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। उस पैसे को खर्च करने के लिए भी गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। बजट में ये लिखा जाता है कि हम उस बजट में से, मतलब उस गुल्लक में से जहां पैसे आ रहे हैं सारे देश के, उसमें से हम कितना पैसा यूज करेंगे उसे लिखना पड़ता है, और क्या आप हमें अप्रूवल कर रहे हैं कि हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं, इतने पैसे को। फिर लोकसभा के सारे सांसद जो हैं, विपक्ष पक्ष सब मिलके वोट करते हैं। वोटिंग में अगर 51% से ऊपर वोट मिलते हैं उस बजट को, तो वो बजट पास हो जाता है 1 अप्रैल से। पूरी समझ में आई कैसे से होता है। पहले उसे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट के बाद वो जाता है राज्यसभा, राज्यसभा में उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर वो आता है लोकसभा, लोकसभा में कुछ चेंजेस होते हैं तो वहीं हो जाते हैं, फिर उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद वो एक्चुअल में अप्लाई होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, तो ये है बजट। अब आते हैं क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब जो क्वेश्चन है हमारा
इस पे 100% एग्जाम में आता ही है, केस स्टडी बेस पर, मतलब ज्यादा जो कहते हैं ना 4 में से क्वेश्चन जो आएगा वो इसी में से ज्यादा आ सकता है। इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, और पिछले 3-4 साल से ऐसा क्वेश्चन आता है, पूरा केस स्टडी लिखा हुआ है, उस केस स्टडी को पढ़ के आपको समझना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। मतलब जैसे तुम कोई काम कर रहे हो या तुम अपने घर पे बजट बना रहे हो, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका, पर्पस क्या है आपका। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट बजट लेके आती है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका क्या उद्देश्य है। तो पहला है यहाँ पे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो यहाँ ऑब्वियसली बात है, अगर आपके घर में सैलरी बेस पे इनकम आती है तो वो पहले से पता होती है कि इतना पैसा वहां जाएगा, इतना पैसा इधर आएगा, इतना पैसा उधर जाएगा, है ना। तो वो क्या है, जो रिसोर्सेज घर में आया हुआ है उस रिसोर्सेज कैसे अच्छे से यूज करना है, उसी पर्पस के लिए घर में क्या बनाया गया, बजट बनाया गया, है ना, कि कौन सा पैसा किधर खर्च होने वाला है, वो ऑलरेडी प्लानिंग होती है। तो ऐसी गवर्नमेंट यहाँ प्लानिंग करती है कि जो भी पैसा हमारे पास है वो पैसा किधर किधर कैसे कैसे खर्च होगा, प्लानिंग की जाती है ऑलरेडी, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, तो जैसे अगर आप मान लीजिए आप कुछ अच्छे मार्क्स गेन करने हैं इन फ्यूचर, तो आपको अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट पे प्लानिंग करके करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट अचीव समथिंग। तो यहाँ पे लिखा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट हेल्प टू दी डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, ये हेल्प करता है कि हमें रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, कहाँ कहाँ उसको लगाने चाहिए। कीपिंग इन व्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज, हमें सोशल एडवांटेज भी देखना है, इकोनॉमिक एडवांटेज भी देखना है। मतलब जो जैसे कोई गरीब है तो गरीब पक्ष जो रहता है, गरीबी में रहता है, उनका भी भला देखना है, और कैसे कैसे हमारा देश आगे बढ़े उस वो सब भी देखना होता है। तो कीपिंग इन व्यू मतलब ये सब ध्यान में रखते हुए सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द कंट्री, द फैक्टर दैट, ये फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से फैक्टर है यहाँ पे, दो है यहाँ पे, मेनली दो, ये इसी का पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये है पॉइंट नंबर 2, ये इसी के पॉइंट है दोनों। यहाँ पहले लिखा हुआ है अलाउंसेस और टैक्स कंसेशन। देखो अगर मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ मैं गवर्नमेंट हूँ और आप लोग गैस खरीद रहे हो, गैस वाला भाग घूम रहा है ना, तुम लोग गैस खरीद रहे हो, 1000 रुपए का गैस है, तुम 1000 रुपए में खरीद रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे अकाउंट में इधर, मैं तुम्हारे अकाउंट में एज अ गवर्नमेंट मैं तुम्हारे अकाउंट में 200 भेज देता हूँ जब भी तुम गैस खरीदते हो, तो तुम्हें गैस 800 का पड़ता है, दे तुम 1000 रुपए रहे हो पर कितने पड़ता है तुम्हें वो 800 का। तो वो 200 रुपए तो मैंने दिए ना आपको अपने रिसोर्सेज में से, दिए नहीं दिए, तो वो 200 रुपए जो रिसोर्सेज में दिए हैं आपको, कहीं ना कहीं किस में आता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का ही पार्ट है, जहां मैं अपने रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और, जैसे यहाँ तो पैसा जा रहा है, कोई अलाउंसेस दे दिया, अलाउंसेस तो है ही तरीके से, और दूसरा क्या है, टैक्स कंसेशन, जहां मैं आपसे 10 रुपए टैक्स ले सकता था वहां मैंने आपसे सिर्फ 8 रुपए टैक्स लिए, 10 रुपए लेके 2 रुपए वापस करूं, बात वही है, 10 रुपए लेके 2 रुपए वापस करूं या 8 रुपए ले लूं, बात एक ही है ना। तो वहां भी यहाँ रिसोर्सेज कमाने की बात हो रही है, यहाँ रिसोर्सेज खर्च करने की बात हो रही है, यहाँ पे खर्च हुआ है 200 रुपए और यहाँ पे कमाने की बात हुई, कमाते टाइम कुछ पैसे कम आए कोई बात नहीं, पर यहाँ पे मेनली फोकस ये है कि सोशल या फिर इकोनॉमिकल एडवांटेज होना चाहिए, आप लोगों का फायदा होना चाहिए। हम कुछ भी कोई भी पॉलिसी लेके आए उसमें आपका और सोशल का और इकोनॉमिक का फायदा होना चाहिए बस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउंसेस देती है या फिर कुछ टैक्स कंसेशन कर देती है, किस पर, मैन्युफैक्चर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बना, अच्छा फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 रुपए का ही गैस है और हम लोगों ने गैस खरीदना कम कर दिया महंगा देखकर, तो क्या वो उतना प्रोड्यूस करेंगे, फिर उतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो शायद वो अपनी एम्प्लॉयमेंट निकाल दे, हो सकता है ऐसा, 1000 एम्प्लॉयमेंट उनके फैक्ट्री में लगे हुए हैं, अब 800 रखेंगे वो, क्यों, क्योंकि लोग उनसे गैस नहीं खरीदे, क्योंकि गैस कितने का है, 1000 रुपए का। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें वो मदद करके हम हर महीने तब भी गैस खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका इन्वेस्टमेंट मतलब वो अपना बिजनेस चलाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से देश चलता ही रहता है, बढ़िया आगे बढ़ता रहता है। फिर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट कुछ अपनी तरफ से प्रोड्यूस नहीं कर रही, यहाँ पे गवर्नमेंट तब भी आपसे कमा लेती है थोड़ा बहुत, और गवर्नमेंट आपके ऊपर कमाया पैसा खर्च भी करती है, लेकिन गवर्नमेंट अलग से भी कमाती है, क्या करके, डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी खुद की कंपनियां भी हैं जहां गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बना के आपको बेचती है और पैसा कमाती है, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, IRCTC,
ठीक है, भारत पेट्रोल पंप हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनी, LIC हो गया, LIC सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, ठीक है। SBI बैंक हो गया। तो ये ऐसे सरकारी कंपनियां हैं जो आपको सर्विस या गुड्स देकर खुद से पैसा कमाती हैं, और उस पैसे को अपने प्रॉफिट के कर सकती हैं। वो उस पैसे को बाद में वो तुम्हारे ऊपर ही खर्च करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें किसकी हो रही हैं, रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूज किया जाए, ये सारी बातें इसमें हो। तो कोई ऐसा केस स्टडी आपके सामने बना हुआ आएगा ना, तो आपको देख के परखना है कि यार कहीं इसमें तो नहीं है। अगर इसका ही है तो आप इसके बारे में समझेंगे, लिखेंगे कि हाँ ये पॉइंट, ये पूरा केस स्टडी इसको रिलेट करता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। 4 साल से ऐसी क्वेश्चन आ रहा है, कोई केस स्टडी आ गई है 10-15 लाइन की, और आपको बताना है या मतलब समझना है कि ये कौन से पॉइंट को रिलेट कर रहा है। तो पहला पॉइंट आपका हो चुका है, क्या नाम था पहले पॉइंट का, रीएलोकेशन ऑफ। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बजट क्यों लेके आती है, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सके, कमाने टाइम भी हो या खर्च करने टाइम हो, खर्च करने टाइम हो या कमाने टाइम हो, कमाने टाइम पे भी, ठीक है, ये भी कमाना ही है उनका। अब आते हैं दूसरा बच्चों, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखो जो भी क्वेश्चन के डाउट्स होंगे वो 12 क्वेश्चन पेपर पे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा कि एग्जाम एक्चुअल में कैसा आता है, ठीक है। कोई पेपर रिपीट तो होगा नहीं, तो हर पेपर में आपको कुछ नया दिखेगा और वही नई चीज वहां पे दिखेगी आपको, ठीक है। तो वहां आपको कुछ नया दिखने वाला नहीं है। एग्जाम में जब जाओगे तो वहां आपको कुछ भी नया नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ जो भी होगा वो सब ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। इसलिए वो पेपर देना बहुत जरूरी है, उसमें सब कुछ आप समझ जाओगे कि पेपर कैसे एक्चुअल में आता है। मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, इसका मतलब क्या है, इनकम और वेल्थ सबकी सेम नहीं है पूरे इंडिया में। सिर्फ सेम है क्या, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर सकते हैं, सभी कंट्री की बात कर सकते हैं। कहीं भी सेम नहीं है। सेम है क्या, सेम कहीं भी नहीं है। क्या है सब जगह, इनइक्वालिटीज, और कई जगह तो ज्यादा है, बहुत अमीर है बहुत गरीब है, तो गैप कितना ज्यादा है बीच में। उस गैप को कम रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपने बजट के अकॉर्डिंग लेके आती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, बड़ों पे लगाओ मैक्सिमम टैक्सेस, और उस टैक्सेस पे किस पे खर्च करो, गरीबों पे, है ना। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इस टॉपिक का। क्या मिनिमाइज करना है हमें, गैप कम करना है। देखो हम गरीब को गरीबी जो है, गरीबी उसे कहते हैं जहां कोई अपनी बेसिक नीड को पूरी नहीं कर पा रहा। अब उसको पैसा तो दे नहीं सकते, लेकिन उसकी बेसिक नीड को गवर्नमेंट पूरी कर देती है, जैसे राशन देकर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, समझ में आया, एजुकेशन प्रोवाइड करके फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ में आया। तो ऐसे जो बेसिक चीजें हैं जो गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देती है, जिससे वो गरीबी से ऊपर आ जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो गरीबी से ऊपर अपनी इनकम से आए, नहीं, अपनी इनकम से नहीं आए, वो उनको बेसिक नीड प्रोवाइड की गई तब वो गरीबी से ऊपर आए, लेकिन थोड़ा बहुत तो गैप कम हुआ नहीं हुआ उन अमीरों में और उन गरीबों में, ठीक है। तो वो काम गवर्नमेंट ने किया। इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में इनकम एंड वेल्थ इनइक्वल है बहुत सारे पार्ट पर, बहुत सी जगह पे। सो द गवर्नमेंट का एम रहता है टू ब्रिंग इक्वलिटी बाय इंपोजिंग टैक्स लगाकर ऑन द एलीट क्लास, मतलब एक अमीर क्लास पे हैवी टैक्स लगाकर, और उस पैसे को खर्चा करेंगे किस पे, वेलबींग ऑफ द पुअर। तो कोई ऐसा एग्जाम, कोई क्वेश्चन एग्जाम आ जाए जहां आपको लग के समझ रहा है कि यार यहाँ तो गरीब की बात हो रही है, यहाँ तो अमीर की बात हो रही है, अमीर के ऊपर हैवी टैक्स लगा के गरीब पे खर्च किया जा रहा है, कोई भी ऐसा समझ में आएगा, आपको लगेगा, तो आप उसमें कहाँ लिखना, मिनिमम इनइक्वालिटीज इनकम एंड वेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट जब भी बजट लेके आती है ना, तो उसमें गवर्नमेंट बताती है कि हम गरीबों पे इतना इतना खर्च करने वाले हैं इस साल, हम राशन में इतना इतना फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या आपको स्टेबिलिटी का मतलब पता है, स्टेबिलिटी का क्या, स्टेबिलिटी का मतलब ग्रोथ होता है, बताओ फिर क्या होता है, बैलेंस करना, मतलब कोई चीजें बिगड़ रही हैं उसको स्टेबल करना, ठीक करना, हाँ जी। तो गवर्नमेंट को जब लगता है कि कोई चीज बिगड़ रही है, तो वो ऐसी कोई पॉलिसी लेके आती है जिससे ठीक हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना एक चैप्टर पढ़ा था, एक्सिस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा था, इससे पहले ही है वो, ये रहा, मैं कुछ रियल में दिखाता हूँ। ये चैप्टर आपने पढ़ा था, और इसमें वाला पॉइंट पढ़ो, फिस्कल पॉलिसी मेजर। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है ना बजट के अंदर, उसी के बोलते हैं हम। और जो गवर्नमेंट का ईयर होता है उसे फिस्कल ईयर,
पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम भी कुछ अपने पॉलिसी से इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिशिएट डिमांड। डेफिशिएट डिमांड का मतलब क्या होता है कि अभी मार्केट में मंदी हो गई है। मंदी होना बहुत बेकार है। इकोनॉमी अगर मंदी हो जाती है तो आपका पूरे मार्केट, पूरी इकोनॉमी बेकार हो जाएगी। ठीक है, मंदी मतलब समझ रहे क्या होता है, जब ऑन एन एवरेज सबके प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जब सबके प्राइस कम होंगे, तो प्रोड्यूसर इतना कमा नहीं पाएगा। कमा पाएगा क्या? जब प्रोड्यूसर कमा नहीं पाएगा तो वो अपने बहुत सारे एम्प्लॉय निकालेगा तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हाँ या ना? तो उस टाइम पे आरबीआई तो कंट्रोल करती है किस तरीके से, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट ने बताओ स्टेबल किया नहीं किया, इकोनॉमिक को स्टेबल किया नहीं किया? कैसे किया? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए, क्योंकि डेफिसिट डिमांड में लोग कम खर्च करते हैं, तो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए। और लोग कम इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि शायद महंगा होगा, तो गवर्नमेंट क्या कर दिया, टैक्स कम कर दिया ताकि लोगों को सस्ता लगे और वो ज्यादा खरीदे, तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो बच्चों गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को कैसे स्टेबल किया, अपनी क्या लगाकर, फिस्कल पॉलिसी लगाकर। तो वो पॉइंट सही है गलत है फिर? और ये फिस्कल पॉलिसी बजट के अंदर ही आती है। और एक पॉइंट बोल लो यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है, एक्सेस डिमांड, जहां महंगाई बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, और महंगाई बढ़ने पर भी गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ठीक कर सकते हैं। गवर्नमेंट करता है अपनी किस पॉलिसी, फिस्कल, आरबीआई करता है फिस्कल पॉलिसी में। गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चे कम कर देती है। आप गवर्नमेंट सोचेगी, गवर्नमेंट ये बोलेगी कि हम आने वाले बजट में अपने खर्चे क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। हम आने वाले बजट में अपने टैक्स रेट बढ़ाने वाले हैं। तो ये जो आने वाला है उसी की तो बात हो रही है। बजट क्या होता है, बजट जो हो गया है वो होता है, या जो आने वाला है, प्लानिंग होती है। बजट क्या है, प्लानिंग है, जहां गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम क्या करेंगे, खर्च कम कर देंगे। गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि हम क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, ताकि इकोनॉमी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, है ना? सीधे बैठ। तो बच्चे ये बात एकदम सही कही गई कि हाँ गवर्नमेंट बजट इसलिए भी लेके आती है ताकि इकोनॉमी क्या कर सके, हम इसको क्या कर सके, इकोनॉमी को क्या कर सके, हम स्टेबल कर सके। समझ में आ गया? द बजट इज ऑल्सो यूटिलाइज, बजट को यूटिलाइज किया जाता है अवॉइड करने के, टू अवॉइड बिजनेस फ्लक्चुएशन, मतलब इन्फ्लेशन, या बिजनेस फ्लक्चुएशन मतलब जो बिजनेस में चेंजेस आते हैं, महंगाई और मंदी। ठीक है, टू अकॉम्प्लिश द एम ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट को यूज करती है, यूटिलाइज करती है, पॉलिसीज बनाती है, सच है जैसे डेफिशिएट बजट, या अच्छा डेफिशिएट बजट कब बनता है, डिफ्लेशन मतलब डेफिशिएट डिमांड, पढ़ा था अभी पर। डेफिशिएट डिमांड में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि खर्चे हम क्या करेंगे, डेफिशिएट डिमांड में गवर्नमेंट को बोला हम खर्चे बढ़ा देंगे, है ना, पढ़ा था अभी पर। डेफिशिएट डिमांड में डिमांड कम हो रही है तो गवर्नमेंट क्या बोला, हम अपने खर्चे, जब गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को लॉस तो होगा। तो गवर्नमेंट ने कैसा बजट बनाया, और हमारे देश में हर साल डेफिशिएट बजट बनता है कि गवर्नमेंट अपने बजट में खर्च ज्यादा करती है और रिसिप्ट कम मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब लगता है कि हमें खर्च ज्यादा करना चाहिए और रिसिप्ट कम होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं उस बजट को हम, डेफिशिएट बजट। तो बजट के नाम होते हैं, बजट जब आता है तो उसको देखा जाता है ये सरप्लस बजट है या डेफिशिएट बजट है। डेफिशिएट बजट कब होता है, जब गवर्नमेंट अपने पूरे प्लानिंग में, पूरे बजट में खर्च ज्यादा करने की बात कर रही हो और रिसिप्ट कम हो। और ये कब होता है, डिफ्लेशन के टाइम पे। एंड एक्सिस बजट बनता है, एक्सिस बजट मतलब सरप्लस बजट। एक्सिस बजट मतलब सरप्लस क्या होगा बताओ जरा, जब रेवेन्यू ज्यादा होंगे और खर्चे कम होंगे। और ये कब होगा, और हाँ हमने पढ़ा नहीं था ऊपर, इन्फ्लेशन में, एक्सिस डिमांड में खर्चे क्या कर दिए गवर्नमेंट ने, कम, खर्चे कम कर दिए और टैक्स रेट बढ़ा दिया, पढ़ा था ना अभी ऊपर हमने। तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट खर्च कम करती है, और जैसे कम खर्च करेगी तो उसका बजट कैसा बन जाएगा, सरप्लस बन जाएगा। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट किस लिए करती है, बैलेंस द प्राइस इन द इकोनॉमीज, अपने इकोनॉमी के प्राइसेस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेस। यू नो पीएसयू, पब्लिक सेक्टर, या पीएसई बोल सकते हैं इसको, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंपनियां होती हैं गवर्नमेंट की कंपनियां, है ना। 17 इंडस्ट्री थी पहले, अब 3 रह गई हैं। तो गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को, अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी क्या लेके आते हैं, बजट लेके आते हैं। पता है आपको,
2014 से पहले 2014 से पहले रेलवे का बजट पहले था, अभी भी है, पर रेलवे का बजट उसमें ही था, इंडियन गवर्नमेंट के बजट के अंदर ही होता था। लेकिन 2014 के बाद रेलवे का बजट अलग कर दिया गया और बाकी सबका बजट अलग कर दिया गया, क्योंकि रेलवे इतनी बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेटिंग वाली कंपनी है वो, IRCTC। तो उसी दिन रेलवे का बजट आता है, लेकिन वो इन सबसे अलग बजट होता है। लेकिन पैसा तो वो इनसे जाएगा सारा, गवर्नमेंट की तिजोरी से। तो गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को अच्छे से मैनेज करने के लिए भी क्या लेके आती है, बजट लेके आती है ना, कि हमें इतना पैसा गवर्नमेंट रेलवे में कहाँ पे कैसे खर्च करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, और जिसे हम बिल्ड करते हैं किसके लिए, बस सोशल वेलफेयर के लिए। द बजट इज प्लान टू डिलीवर डिफरेंट प्रोविजन फॉर ऑपरेटिंग सच बिजनेस एंड इम्पार्टिंग फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को इससे थोड़ा फायदा भी हो जाता है, और गवर्नमेंट सोशल फैक्टर भी चला लेती है इससे। लास्ट आते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में क्या, अब इसको और इसको एक साथ कंपेयर मत करना, सेम नहीं है। वहां पे आप बिगड़े हुए हालातों को ठीक कर रहे हो, यहाँ पे आप इकोनॉमी को ग्रोथ करोगे, मतलब जहां आप हो वहां नहीं रहोगे, अब उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप जहां थे वहीं कुछ बिगड़ता है हालात, और वहीं पे ठीक हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे आप अपने इकोनॉमी को क्या करने वाले हो, ग्रो करने वाले हो। ग्रो कैसे होगा, बाय नेशनल इनकम, बाय GDP, पर कैपिटा इनकम, आपका आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ कार्तिक, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है? हाँ देखो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेस्ड है किस पर, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर। आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे देश में, जितना सेविंग करोगे बैंकों में, वो पैसा देश में लगेगा, है ना। 2015 में एक वो आया था जनधन योजना, को याद है, जनधन योजना आया था। अच्छा वो डिमोनेटाइजेशन याद है, नोटबंदी याद है कुछ, कितने साल होंगे 17 में हुआ था, 17 में चलो हुआ, 17 में 2017 में 7 साल पहले, 8 साल पहले। आप कौन से क्लास में होंगे, थर्ड फोर्थ क्लास में? ठीक है, मैं उस टाइम कॉलेज लाइफ में था। देखो आप थर्ड क्लास में हो, मैं कॉलेज, कितना डिफरेंस है। और मुझे याद है मैं मॉर्निंग में जाता था जमा करने पैसे, एक बार ही गया, उसका कभी नहीं गया। अच्छा मैं तो सुनो यार, सुनो, उसी टाइम पे ना, एक उससे कुछ महीने पहले एक इंडिया में ना एक चीज चली थी, जनधन योजना। उसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि आप 0 रुपीस पे भी बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। अब एक बात बताओ, कोई क्या वाकई में 0 रुपीस में बैंक अकाउंट खुलवाएगा? अगर कोई बैंक अकाउंट खुलवा रहा तो ऑब्वियसली 100 रुपए तो रखेगा ही रखेगा, है ना। एक्चुअली में ऐसा था कि हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग थे जिनके अकाउंट भी नहीं थे, जिनके अकाउंट भी नहीं हुआ करते थे, और वो अपने सारे पैसे अपने घरों में रखते थे, अलमारी में, अखबार के नीचे, है ना, गद्दे के नीचे। तो देखो सुनो, एक्चुअली ना हमारी जो हमारा जो मेन लीडर है ना, वो कुछ नहीं करता, करते सारे उनके नीचे के एडवाइजर हैं। एडवाइजरी देने वाले बहुत तगड़े लेवल बैठे हुए हैं। बात यह कि उस एडवाइजर को अप्रूवल करेगा हेड, है ना, और हेड को अप्रूवल करते वक्त ये देखना पड़ता है कि कहीं पैनिक तो नहीं होगा हमारा पब्लिक। अब उसमें पैनिक था, क्या पैनिक था कि यार लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, लोग गुस्सा ना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने 0 अकाउंट पे खाते खुलवाए, पर क्या पैसे रखे नहीं रखे ना, क्या क्या रखे, पर क्या नाम, सही से बोलना। एक्चुअली में उसमें ऑप्शन था कि तुम अकाउंट खुलवा सकते हो चाहे तुम्हारे पैसे नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, उसका ये रखा कि तुम जाओगे बैंक, पता पहले क्या होता था, पहले तुम जब बैंक जाते थे ना, तो वो आपसे बोलते थे कि कितने रुपए में अकाउंट खुलवाओगे, और तुम बोलोगे 1000 रुपए में अकाउंट खुलवाओ, तो 1000 रुपए आपके अकाउंट में चढ़ते थे, मतलब आपको खाता खुलवाने के लिए कुछ ना कुछ रुपए चाहिए होते थे। लेकिन ऐसा ऑप्शन आ गया कि आप जाओ बैंक, अगर कुछ भी पैसे नहीं है तब भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या अकाउंट खुलने के बाद क्या वाकई में लोगों ने पैसे जमा किया नहीं किया? 100 में से 99 लोगों ने जमा किया, चाहे वो 100 हो या 200 रुपए हो, लोगों ने जमा किया। अब वो पैसा, कितना पैसा मार्केट में आया,
बाहर आया नहीं आया? जो पैसे दबे हुए थे वो बाहर पैसे आए नहीं आए? चाहे एक बंदे से 1000 रुपए क्यों ना आए, वो कितने लोगों के पैसे बाहर आए? और कहां गए सारे पैसे? बैंक में। बैंक का पैसा क्या ऐसे कहां जाता है? बैंक का पैसा पढ़ानी अपनी मनी क्रिएशन में, मनी क्रिएशन में नहीं आगे मतलब पैसा लोगों को जमा किए, लोगों ने पैसे जमा किए, तो पैसा कहां गया वो? अच्छा, वो डिमोनेटाइजेशन नहीं बोल रहा मैं, डिमोनेटाइजेशन नहीं बोल रहा मैं, वो सारा मनी क्रिएशन के थ्रू, अरे वो सारा पैसा मनी क्रिएशन के थ्रू 10% LRR, ये 20% अपने पास LRR, बाकी सारा लोन। लोग क्यों ले रहे हैं? इन्वेस्ट के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि लोग लोन ले रहे हैं बेटी की शादी कराने के लिए, नहीं, लोग ले रहे हैं लोन गाड़ी खरीदने के लिए, लोग लोन ले रहे हैं आईफोन खरीदने के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, लोग लोन ले रहे हैं इन बिजनेस करने के लिए, समझ जाओ। लेकिन सारा पैसा लग तो मार्केट में रहा है ना, तो जो पैसा दबा हुआ था घरों में वो पैसा कहां आया? मार्केट में आया। और जैसे ही लोगों ने पैसा क्या करना शुरू किया, सेविंग, तो वो पैसा सीधा कहां गया? इन्वेस्टमेंट में गया। तो ऐसे में ग्रो करेगा ही करेगा देश। वो एक प्लानिंग था। और उस प्लानिंग के बाद भी क्या हुआ? जनधन योजना के प्लानिंग के बाद कुछ महीनों बाद डिमोनेटाइजेशन किया गया, डिमोनेटाइजेशन किया गया। ये प्लानिंग थी सारी, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं बताता हूं। उनको पता था कि जब डिमोनेटाइजेशन करेंगे ना, तो ये जो जिनके पास काला धन है वो जमा नहीं करेंगे, पैसे खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके अकाउंट में जमा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हर बंदे के पास अकाउंट होगा तो वो अपने अपने घर के मेड के अकाउंट में जमा करवाएंगे पैसे, तो सारा पैसा बाहर आएगा। तो जो अब वो 10 महीने पहले मेड ने अकाउंट खोल चुकी थी अपने नाम पे, 10 महीने बाद मेड के अकाउंट में पैसे गए, 1 लाख रुपए गए, मेरे अकाउंट में भी आए थे, ठीक है। मैं जहां जॉब करता था उसमें भी रखवाए मेरे अकाउंट में पैसे। तो सिंपल सी बात है, सब प्लानिंग था भाई। 10 महीने पहले जनधन योजना के थ्रू जीरो अकाउंट पे खाता खुलवाया, और डिमोनेटाइजेशन के थ्रू सारा पैसा, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे पैसे जमा नहीं होंगे, पर सारे पैसे जमा होंगे अलग अलग खाते में। सारा पैसा आया ना, सारा पैसा आया ना बाहर। पता है सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वसूल करा था उसी साल हमारे देश में। सारे पैसे मार्केट में आए थे ना, सारे पैसे सेविंग में होते हैं। आपको याद है? सब याद है? 3rd 4th क्लास में थे आप? तो समझ में आया बच्चे? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आपके सेविंग से, इन्वेस्टमेंट से। हेलो, सेविंग से, इन्वेस्टमेंट में। देखो अभी मेक इन इंडिया आता है, मेक इन इंडिया, उसका मेक इन इंडिया गवर्नमेंट लेके आई 17 में। मेक इन इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट था कि बाहर के इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि यहाँ पे आइए और इन्वेस्ट करिए। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होगा उतना ही देश ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होने से लोगों को जॉब मिलती है, लोगों को जॉब मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। अगर आपको अपनी 3rd 4th क्लास की बात याद है तो शायद 3rd 4th क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड भी याद होगा और आपके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी याद होगा। इतना पहले से तो बेहतर हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? लोगों ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। आज भी इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे है इन्वेस्टमेंट में। जितना लोग बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतना इंडिया आज भी नहीं करता। ठीक, फिर भी अब धीरे धीरे अब लोग बढ़ रहे हैं इस चीज के लिए। रील्स, मेरे बाबू ने खाना खाया? पढ़ाई मत करो फिर रोने लग जाते हैं अच्छे। चलिए बच्चों, ये थे सारे आपके ऑब्जेक्टिव। मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म करता हूं।